Good morning students. Today we will discuss the fourth chapter of civics, Indian Democracy at Work. भारतीय लोकतंत्र का सबूत. After independence, a democratic republic was established in India. The constitutions declare India as a socialist, secular, democratic and republic. The word democracy is derived from two words, demo and kratia. The meaning of demos is people and kratia means rule. In words of Lincoln, democracy is a government of the people, by the people and for the people. Democracy is of two types. जो democracy है, लोकतंत्र है, इसको two मतलब types की माना गया है, direct and indirect. जो direct democracy है, इसमें लोग अपने आप पर स्वयं शासन करते हैं. इसमें जनता और सरकार में कोई अंतर नहीं. और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करते हैं. संसार के सारे राष्ट्रीय राज्यों में जहां कहीं भी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई है, वहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है. ऐसे लोकतंत्र में लोग समय समय पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते रहते हैं. ये प्रतिनिधि लोगों के लिए कानून का निर्माण और सरकार का संचालन करते हैं. इसे प्रतिनिधि लोकतंत्री सरकार कहा जाता है. अब हम करेंगे एसेंशियल कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या शर्तें हैं? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सबसे उत्तम समझी जाती है. वर्तमान समय में संसार के बहुत से देशों में डेमोक्रेसी शासन को अपनाया हुआ है और यह बहुत लोकप्रिय हो चुकी है. इसके बावजूद डेमोक्रेसी शासन प्रणाली प्रत्येक देश में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई है. चाहे इसको देशों में अपनाया गया है, लेकिन कुछ देशों में ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई. लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रत्येक नागरिक का अच्छे आचरण वाला होना, चेतन, बुद्धिमान, एडुकेटेड होना, सुशिक्षित, विवेकशील, समझदार, उत्तरदायी और सार्वजनिक मामलों में रुचि लेने वाला होना चाहिए. समाज में अच्छे और योग्य नेता, सामाजिक और आर्थिक समानता तथा निष्पक्ष प्रेस तथा न्यायपालिका, अच्छे राजनीतिक संगठन दल और नागरिकों में सहनशीलता तथा सहयोग का होना लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें हैं. तभी हमारी जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है सफल हो सकती है. अब इंडियन डेमोक्रेसी और सक्सेस, जो भारतीय लोकतंत्र की सफलता है, लंबी पराधीनता और राजतंत्र के शासन के पश्चात स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की. भारत और अन्य देशों में राजनीतिज्ञों ने भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए. भारतीय लोगों में वो मानते हैं कि भारतीय लोगों में अज्ञानता, अनपढ़ता, जातिवाद, भाषावाद, आर्थिक और सामाजिक असमानता और अत्यंत गरीबी आदि की भरमार थी. लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए ये सभी तत्व तथा भारत में मौजूद है. इसके बावजूद भारत के लोकतंत्र की 64 वर्ष की कार्यशीलता ने भारत के लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य की आशा बनी है. भारत के लोगों को जागरूकता, लोकतंत्र के प्रति प्यार तथा सत्कार, सत्यवादी शासन के प्रति घृणा, भारत की निष्पक्षता आदि ने भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है. निसंदेह हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में काफी कमियां हैं. कुछ कमियां जो है बहुत ही खतरनाक है, परंतु इसके बावजूद भी जो हमारे देश में लोकतंत्र प्रणाली चल रही है, जब हम भारतीय लोकतंत्र को स्थिर और सफलतापूर्वक कार्य करते देखते हैं तो हमारा हृदय खुशी और गौरव से भर जाता है. अब डेमोक्रेटिक फीचर्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट. भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप, उसकी विशेषताएं क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के प्रभुत्व पर लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया. लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार संविधान में कई व्यवस्था की गई है. जैसे कि सबसे पहले है लोकतांत्रिक संविधान. लोकतांत्रिक संविधान में क्या है कि भारत में डेमोक्रेसी संविधान की व्यवस्था की गई है. लोकतंत्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना में अंकित किए गए. प्रस्तावना में लोगों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने, विचार प्रकट करने, धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब कोई भी धर्म अपना सकते हैं, ठीक है ना, आपने किसी भी प्रकार के विचार पेश कर सकती हैं. नागरिकों के पद और अवसर की समानता, मतलब कि सबको जो है अवसर मतलब प्रदान किए जाते हैं जो कि इक्वल होते हैं, सभी को मौके दिए जाते हैं. मानवीय विश्व बंधुत्व की भावना आदि का विश्वास दिलाया है. प्रस्तावना में जारी की सारी
व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक स्वरूप की है। समानता, समानता में क्या है कि लोकतंत्र सिद्धांत नागरिकों की समानता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर राइट टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। भारतीय संविधान नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता देने का प्रबंध करता है। अब सामाजिक समानता से क्या भाव है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ रंग, धर्म, जन्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, सबको एक बराबर समझेगा। सभी नागरिकों को शारीरिक आवश्यकताएं कम से कम आवश्यक होनी चाहिए। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को काम करने का अधिकार को देने का वादा करता है और राजनीतिक समानता से भाव है कि संविधान के अनुसार सभी नागरिक समान हैं और उन्हें समान राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। अब फ्रीडम, स्वतंत्रता में क्या है कि स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। भारतीय संविधान के अधीन नागरिकों को वे सभी स्वतंत्रताएं दी गई हैं जिनकी मांग है, डिमांड है, उदारवादी लोकतंत्र करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि भाषण देने और अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार प्रकट करने, निःशस्त्र रूप से शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, संघ बनाने, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, समूचे भारत में घूमने फिरने और रहने की व्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, बंदी अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए। मतलब कि अपनी इच्छा के साथ कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं ना। तो ये क्या है, भारतीय नागरिकों को इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। बंधुत्व की भावना, लोकतंत्र नागरिकों को बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका भाव क्या है कि देश के निवासी चाहे भिन्न भिन्न जातियों, नस्लों, धर्मों और भाषाओं से संबंधित है, क्योंकि एक ही देश में रहने वाले लोग एक ही भाषा नहीं बोलते, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, काफी धर्मों के लोग एक जगह पे रहते हैं। उनकी जो भाषा होती है वो भी डिफरेंट होती है, उनका जो पहनावा है वो भी अलग अलग होता है, जो जिस धर्म को वो अपनाते हैं, मानते हैं, वो भी अलग होता है। लेकिन उन सभी में एक बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंकित किया गया है कि सभी नागरिकों में बंधुत्व की भावना का विकास किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति के गौरव को यकीनी बनाया जाएगा। अब है संयुक्त चुनाव प्रणाली। भारतीय संविधान में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की अपेक्षा संयुक्त प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसी भी धार्मिक वर्ग को चुनाव प्रणाली में कोई विशेष सुविधा प्रदान नहीं की गई। बर्तानवी शासन के समय जब सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की व्यवस्था थी, इसका भाव था कि हिंदू को मुसलमान को, सिख को वोट डालता था। पहले ये व्यवस्था था कि अपने अपने धर्म के लोग ही अपने अपने धर्म को जो चुनाव मतलब लड़ते थे वोट के, उसके लिए प्रतिनिधि चुना जाता था, उसको उसी धर्म के लोग उसको वोट करते थे। इसके साथ में भारतीय संविधान में संयुक्त प्रणाली की व्यवस्था की है। संपेक्ष में इस प्रणाली के अधीन सभी धर्मों, नस्लों, भाषाओं आदि के लोग अपने साझे उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। और राजनीतिक अधिकार, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक अधिकार उसके प्राण होते हैं। भारतीय संविधान के अधीन नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है को मत देने का, वोट देने का अधिकार होता है। अब स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में हमारे देश की जो न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की व्यवस्था की गई है। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। राज्यों के उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय को राज्य या केंद्र के वे आदेश या कानून जो संविधान के विरुद्ध हो को रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। लोकतंत्र धर्म को व्यक्ति का निजी मामला समझता है और इसलिए लोकतांत्रिक राज्य नागरिक को धार्मिक मामलों में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं देता। भारत एक ऐसा देश है जिसमें भिन्न भिन्न धर्मों, जाति, नस्लों, भाषाओं के लोग रहते हैं। संविधान में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत में किसी भी धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं दिया गया। मतलब हर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। उपयुक्त भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं और व्यवसाय के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो शासन प्रणाली है उसका जो स्वरूप है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है। भारतीय संविधान में लोकतंत्र की रस्मी संस्थाओं की व्यवस्था की है। भारत में प्रथम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रयोग 1952 में प्रथम आम चुनाव से शुरू हुआ था। तब से लेकर आज तक यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत में चली आ रही है। इस प्रक्रिया के अधीन भारत में सरकारें बनती हैं और भंग होती हैं। हमारे लिए जो गर्व की बात है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य
कार्य कर रही है। अभी जो हमारा जब जैसे कि डेमोक्रेसी हमारे देश में जो शासन प्रणाली है उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्शन प्रोसेस करते हैं। इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, भारतीय चुनाव की कुछ विधियां होती हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिससे हम जो चुनाव है जो किया जाता है। हम पहले जैसे बता चुके हैं कि वर्तमान जो राज्य है, राष्ट्रीय राज्य है, भारत में अब तक 16 आम चुनाव कराए जा चुके हैं। तो इसकी क्षेत्र की विशालता के कारण इनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना करना असंभव है। एक राष्ट्र के सभी लोग एक साथ एकत्र होकर ना तो कानून बना सकते हैं और ना ही स्वयं शासन चला सकते हैं। तो इसलिए वर्तमान राज्य का नागरिक अपने प्रतिनिधि के द्वारा कानून बनाता है और उनके द्वारा ही शासन करता है। चुनाव विधियां, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है, फिर इलेक्शन कंपेरिजन होता है, फिर वोटिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है, उसके बाद क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है। तो ये चुनाव प्रक्रिया में हमने सबसे पहले क्या करना है, जिस विधि से देश में चुनाव करवाए जाते हैं उस समस्त प्रणाली को निर्वाचन प्रक्रिया कहा जाता है, इलेक्शन प्रोसेस कहा जाता है। इसके इलेक्शन प्रोसेस के कौन कौन से पड़ाव है, जैसे कि चुनाव प्रबंधन में प्रारंभिक कार्य निर्वाचन क्षेत्र निश्चित करता है। लोकसभा के जितने सदस्यों का चुनाव होता है लगभग समान जनसंख्या वाले क्षेत्र देश को बांट दिया जाता है, मतलब जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो होता है देश को बांट दिया जाता है। इस प्रकार विधानसभा के चुनावों के समय राज्य को समान जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बांट दिया गया और प्रत्येक क्षेत्र का एक प्रतिनिधि चुनाव होता है। सबसे पहले क्या होता है, वोटिंग लिस्ट, मतदाता की सूची होती है। चुनाव करवाने के लिए सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र निश्चित करने के पश्चात मतदाता एक सूची तैयार करता है। वही मतदाता मतदान कर सकता है जिसका नाम चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में होता है। जिनके नाम वोटिंग लिस्ट में लिखे जाते हैं वही व्यक्ति जाके वोट डाल सकता है। निर्वाचन तिथि की घोषणा, अब क्या होता है कि एक डेट निर्धारित की जाती है कि इस डेट को जो इलेक्शन जो होंगे वो इस डेट को किए जाएंगे। निर्वाचन जो आयोग चुनाव की विधि की घोषणा करता है वह चुनाव तिथि निश्चित करने से पूर्व केंद्रीय सरकारों से डिस्कस करता है, उसके बाद ही जो डेट है फिक्स की जाती है। अब नॉमिनेशन फॉर्म, निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा के उपरांत चुनाव का पूरा प्रोग्राम तैयार करता है। नॉमिनेशन फॉर्म की डेट, उसके नेम वापस लेने की तिथि, जांच पड़ताल की तिथि निश्चित की जाती है। फिर चुनाव की तिथि, समय, मतगणना और परिणाम की घोषणा करने की भी तिथि निर्धारित हो जाती है। जैसे कि हमारे देश में जब वोट्स होती हैं तो हमें पता होता है कि इस संडे वोट होनी है और इतनी डेट को रिजल्ट आ जाना है, इस डेट को पहले काउंटिंग होनी है, फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाना, मतलब ये जो सारी चीजें हैं पहले ही फिक्स होती है। निर्वाचन आयोग द्वारा एक तिथि इसलिए निश्चित की जाती है ताकि जो उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होना चाहता है वे अपना नामांकन पत्र दे सके। तो यह नामांकन पत्र छपा हुआ होता है जिस पर उम्मीदवार अपनी स्वीकृति देता है। इस नॉमिनेशन फॉर्म पर 2 मतदाताओं द्वारा नाम प्रस्तुत करवाना आवश्यक होता है। एक मतदाता का नाम प्रस्ताव करता है, दूसरा मतदाता उसका समर्थन करता है। नाम वापसी, सभी उम्मीदवारों के जो नॉमिनेशन फॉर्म की जांच पड़ताल के पश्चात एक निश्चित डेट तथा नाम वापस लेने का अधिकार होता है। यह कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लेता है तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। कई बार होता है कि पहले तो वो अपना नाम लिखवा देते हैं लेकिन फिर वो चाहते हैं कि वो अपना नाम जो है वापस लेना चाहते हैं तो उसकी भी एक डेट फिक्स की जाती है। अब क्या है, सिंबल अलॉटमेंट्स, चुनाव आयोग की ओर से उम्मीदवार को कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों को विशेष और प्रसिद्ध चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जैसे हाथ और भारतीय समाजवादी पार्टी को हंसिया, धान की पत्ती, भारतीय मार्क्सवादी पार्टी को हंसिया, हथौड़ा आदि ऐसे जो चिन्ह होते हैं वो हर एक पार्टी को दिए जाते हैं। चुनाव अभियान, चुनाव प्रक्रिया का जो अगला स्टेप होता है क्या अभियान होता है। चुनाव अभियान कानून के अनुसार चलाया जाता है। चुनाव अभियान का आरंभ और समाप्त करने की तिथियां चुनाव आयोग द्वारा पूर्व ही निश्चित कर दी जाती है। अब चुनाव में घोषणा पत्र, आजकल चुनाव अभियान में लोगों के सम्मुख चुनाव घोषणा पत्र प्रस्तुत करना एक बड़ा साधन बन गया है। राजनीतिक दल चुनाव घोषणा पत्र तैयार करके जनता के समक्ष पेश करते हैं। इसमें दल की मान्यताएं, प्रमुख विचार, नीतियां, प्रोग्राम और कार्यक्रम के कुछ वादे जनता के समक्ष पेश किए जाते हैं।
सर्वेक्षण कह सकते हैं कि चुनाव घोषणा पत्र एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जिसके द्वारा आम जनता पार्टियों के बारे में अपने विचार बनते हैं, जहां ये भी बताना आवश्यक है कि चुनाव अभियान मतदान वाले दिन 48 घंटे पहले ही समाप्त हो जाता है। मतदान केंद्र पर मतदान। अब चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा के लिए अनेक मतदान केंद्र स्थापित किए जाते हैं। मतदान केंद्रों की स्थापना इस प्रकार की जाती है ताकि मतदाताओं को मतदान देने के लिए अधिक दूर न जाना पड़े। जैसे कि जिस एरिया में मतदान होना है, वोटिंग होनी है, तो वहाँ के जो एरिया होते हैं, जैसे कि मोस्टली हम भी जब वोट डालने जाते हैं तो कौन से एरिया थे, जैसे स्कूल्स हो गए, जब गवर्नमेंट संस्थाएं हो गई ना, इंस्टीट्यूशंस हो गए, उसमें क्या होती है, वोटिंग की जाती है। अब लास्ट है हमारा मतगणना और परिणाम। मतदान के समय समाप्त होने और मतदान केंद्र के भीतर सभी उपस्थित मतदाताओं के मतदान के पश्चात निर्वाचन अधिकारी और उसके सहयोगी कर्मचारी मत पेटियों को मेहर बंद करके रिटर्निंग अधिकारी के कार्यकलप में जमा करवा देते हैं। चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित तिथि के चुनाव अधिकारी और सहायक कर्मचारियों की ड्यूटी लग जाती है। जब जो डेट फिक्स की जाती है कि इस डेट को रिजल्ट आना है, उस के बीच में जो है सारी जो काउंटिंग है की जाती है और रिजल्ट वाले दिन जो तिथि निर्धारित की जाती है उस दिन रिजल्ट घोषित किया जाता है। अब भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय संविधान निर्माता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के महत्व को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए आजाद और निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व भारत में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग को सौंपा गया है। चुनाव आयोग का कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधान मंडलों के चुनावों का प्रबंधन, संचालन और निरीक्षण करना है। वह हर असंभव ढंग से इन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर करवाते हैं। इस प्रकार बेटा इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि डेमोक्रेसी का वर्ड, की डेमोक्रेसी कौन से वर्ड से बनी है, जो ग्रीक वर्ड से ली गई है, और इसमें जो विशेषताएं क्या थी, और मेन जो क्वेश्चन बनता है इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, की जो इलेक्शंस किए जाते हैं उसका क्या प्रोसेस है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अब आगे इसका, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, पब्लिक ओपिनियन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।